हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ जो हमारे नेट से आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अवधारणा क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है और हमें इसके लेखक बताना है। तो पहली अवधारणा है हमारी वर्स्ट हैंड, सेकंड है सोशल फैक्ट, सी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डी मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हम देखते हैं किसने दिया है इसके लेखक। तो वर्स्ट हैंड मेथड जो किसका है, तो ये है मैक्स वेबर का। वर्स्ट हैंड मेथड किसका है, मैक्स वेबर का है। सोशल फैक्ट किसका है, इमाइल दुर्खीम का। क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसका है, कार्ल मार्क्स का। मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर की, एच स्पेंसर। हम देख लेते हैं कि सारी थ्योरी को डिटेल में कि ये है क्या क्या। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि वर्स्ट हैंड मेथड। वर्स्ट हैंड मेथड मीन्स कि क्या होता है कि वक्ता के स्थान पर स्वयं को रख कर बात समझना और उसका विश्लेषण करना। जैसे कि ए बी को कोई बात बता रहा है, अब बी को इसकी बात समझनी है ए की, तो ये खुद को इसी के स्थान पर रख के इसकी बात समझेगा। इसी के स्थान पे रख कर कि क्या सोच रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी, उस परिस्थिति में स्वयं को रख के सोचेगा और एक ही बात को समझेगा, देन विश्लेषण करेगा। इसी को क्या कहते हैं, वर्स्ट हैंड मेथड, मीन्स कि अंडरस्टूड मेथड एक तरह से। देन सेकंड हमारा क्या है, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया है, इमानुएल दुर्खीम ने। इमानुएल दुर्खीम बोलते हैं कि जैसे ही सामाजिक तथ्य आता है, इसमें 3 तरह के कारक आ जाते हैं, वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। ये कहते हैं कि वाह्यता के जो लक्षण हैं वो व्यक्ति पे जन्म से पहले ही, मीन्स कि जन्म से पहले जब वो जन्म लेता है तो उसके साथ साथ ही हो जाता है, मतलब पहले से आरोपित होता है, जन्म के साथ साथ ही उसकी शुरू हो जाता है वो। जैसे कि व्यक्ति ने जन्म लिया, किस जाति क्या रहेगी उसकी, उसका धर्म क्या रहेगा, नियम क्या रहेंगे उसकी पीढ़ी के, ये सारे उसके साथ साथ आरोपित हो गए। तो इसीलिए इमानुएल दुर्खीम व्यक्ति के जो वाह्यता के लक्षण है उसको मानते हैं सुई जनरेसिस, मीन्स कि स्वजन्मा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्वजन्मा शब्द है ये सिद्धांत किसने दिया है, सुई जनरेसिस, स्वजन्मा, तो किसने दिया है, इमानुएल दुर्खीम ने। और सेकंड हमने क्या देखा था, बाध्यता। बाध्यता मीन्स कि व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। सामाजिक तथ्य का दूसरा तत्व क्या था, बाध्यता, मीन्स कि व्यक्ति को ये काम करना ही करना है, उसकी इच्छा है या नहीं है। जैसे कि समाज में एक कह सकते समाज की एक संस्था है विवाह, जिसमें सभी व्यक्ति को विवाह करना होता है, समाज का ऐसा नियम है। अब व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। धर्म, क्या धर्म हम धारण करेंगे, हमारे साथ पहले से आरोपित था, इसमें क्या नियम चीज़ें हैं, क्या चलती हैं, हमें करना है, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि हमें करेंगे या नहीं करेंगे, मीन्स कि बाध्य है व्यक्त करने के लिए। एंड थर्ड हमारा एलिमेंट क्या था, सामान्यता। सामान्यता मीन्स कि समाज के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। अब ये तीनों लक्षण जब आ जाते हैं तब क्या बनता है, हमारा सामाजिक तथ्य। दुर्खीम कहते हैं कि समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उसका जिम्मेदार कौन होता है, समाज होता है, व्यक्ति नहीं। कि किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है बल्कि समाज होता है। जैसे कि इसके माध्यम से इन्होंने अपना आत्महत्या का सिद्धांत दिया, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया और धर्म का सिद्धांत दिया। ये सारी चीज़ों में बताते हैं कि जो समाज का श्रम विभाजन है वो भी, उसके लिए भी समाज जिम्मेदार होता है, मीन्स कि वो भी सामाजिक तथ्य है। धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि समाज की पूजा करना ही ईश्वर की पूजा करना है। आत्महत्या व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, वो करने के लिए मजबूर होता है, अर्थात समाज करवाता है। तो एक तरह से ये धर्म, समाज के श्रम विभाजन, आत्महत्या सभी को कहते हैं कि ये सब एक सामाजिक तथ्य है। तीसरा हमारा सिद्धांत क्या था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष आया मीन्स कि पहले से ही वर्ग मतलब अमीर और गरीब आ गया। अमीर गरीब के बीच की जो लड़ाई है वही क्या हो गई, वर्ग संघर्ष हो गया।
क्योंकि जो अमीर है ये शोषक होता है और जो गरीब है शोषित होता है। अब जब इसके अंदर चेतना आती है तो ये शोषण से बाहर निकलने का जो गरीब है ये प्रयास करता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है शोषण से। और देन अमीर और गरीब के बीच में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। इसलिए कहते हैं कि अमीर गरीब के बीच की लड़ाई क्या है, वर्ग संघर्ष है। एक शब्द में वैसे समझेंगे। एंड लास्ट हमारी थ्योरी क्या है, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये किसकी है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में मतलब इसकी अवधारणा देते हैं। ये स्वयं एक डार्विनवादी समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि समाज का जो विकास है वो एक सरल प्रक्रिया है। विकास क्या है, वो एक सरल प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की ओर जाती है, समान से भिन्न की ओर जाती है, एंड मिलिट्री से औद्योगिक की ओर आगे बढ़ती है। स्पेंसर मानते हैं कि जो औद्योगिक समाज होता है ना, वह सैन्य समाज की तुलना में अधिक विकसित होता है, अधिक उन्नत होता है। कैसे, क्योंकि इनका मानना है ना कि जो मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें राज्य की जो शक्ति होती है वो सीमित होती है, इसीलिए वहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता अधिक होती है और वो समाज सहयोग पे आधारित होता है। लेकिन जो सैन्य समाज मीन्स की मिलिट्री सोसाइटी होती है, वहाँ पे राज्य का जो नियंत्रण होता है ना, वो अधिक नियंत्रण होता है। और जब अधिक नियंत्रण होगा तो भाई जो सहयोग रहेगा उस समाज में वो बल द्वारा सुरक्षित होगा और नागरिक स्वतंत्रता अपने आप कम हो जाएगी। तो हमने देखा ये चारों थ्योरी किसने दी है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में हम देखेंगे, ये है कानून अनौपचारिक नियंत्रण, बी है परंपरा पे मीन्स की प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, और सी में है परिवार पे अनौपचारिक नियंत्रण होता है, और परिहास का औपचारिक नियंत्रण होता है। इसको हम देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो कानून में अनौपचारिक नहीं होगा, क्योंकि कानून पे जो नियंत्रण होता है ना उसमें हमेशा हमारे जो बाकायदा पेपर फाइल सब कुछ होते हैं, नियम होता है। कानून में क्या होता है, हमारा फाइल्स होता है, नियम होता है, सब कुछ रिटन होता है, लिखित होता है, फाइल्स होती है, सारी चीज़ें हमारी पहले से निर्धारित है, मीन्स कि लिखित है, निर्धारित है। तो ये औपचारिक होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग होगा, ये सही नहीं है। सेकंड क्या है, परंपरा का प्रत्यक्ष नियंत्रण। अब कोई भी परंपरा होती है तो उसका देखते हैं भारतीय समाज पे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, नहीं। परंपरा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती है, डायरेक्ट नहीं नियंत्रण करती है। कोई भी परंपरा हो किसी भी चीज़ की, आप देखेंगे कि हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट थोड़ी ना उसका लिखित नियम आया। जैसे होता है ना कि गरीब मतलब वो दान देने से हमें पुण्य मिलता है। अब जो पुण्य मिल रहा है उससे क्या हो रहा है, हम किसी को दान दे रहे हैं, किसी को मतलब सहयोग हो रहा है, तो उसमें सहयोग से जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा कानून है इस पे औपचारिक नियंत्रण होगा, क्योंकि इसमें लिखित नियम होते हैं। जब लिखित नियम होंगे तो औपचारिक, क्योंकि इसमें फाइल्स रिकॉर्ड होते हैं, तो ये औपचारिक होगा। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। परंपरा का हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, किसी परंपरा का ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते, उससे क्या हमें पाप पड़ेगा, पुण्य मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी अप्रत्यक्ष नियंत्रित होती हैं परंपरा के द्वारा। मतलब परंपरा के द्वारा व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। परिवार का अनौपचारिक नियंत्रण होता है हमारे ऊपर, ये सही है कि परिवार हमें रोकता है, ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन कहीं इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना होता है लिखित रूप से एक नियम की, अगर ये आपने गलती कर दी तो आपको इतनी मात्रा में सज़ा मिलेगी, ये कर दी तो इतनी मात्रा में। और जो नियंत्रण रखता है वो पूरा एकदम रिकॉर्ड बाकायदा फाइल से, ऐसा तो है नहीं। अनौपचारिक होता है, मीन्स कि उसका कर्तव्य है, औपचारिक नहीं है। सो परिवार का जो नियंत्रण होगा अनौपचारिक, ये ऑप्शन सही होगा। परिहास औपचारिक नियंत्रण नहीं, परिहास जो है अनौपचारिक होता है। सो ये ऑप्शन भी गलत होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभिलेखों को रखना विषयात्मक संगठन का समाकलन है, इसका विश्लेषण किसने किया है। इसका विश्लेषण किया है माइकल फोको ने।
माइकल फूको कहते हैं कि कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इज इंटीग्रल टू द डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। ये किसने बताया है? माइकल फूको ने। ये एक सीधा सा एक अवधारणा है। हम इस अवधारणा को किसने कहा, ये बस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब से 1960 के दशक में भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने? तो भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने थे 1960 के दशक में? तो हमारे बने थे हरियाणा एवं हिमाचल। हम देख लेते हैं कि हरियाणा और हिमाचल 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना था और हिमाचल भी इसी डेट में अलग हुआ था, बट ये यूटीज था। और ये राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971। 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। बट दोनों अलग कब हुए थे? इसी डेट में हुए थे। एक एक्ट आया था पंजाब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1966, जिसके तहत ये हरियाणा और हिमाचल एक अलग राज्य बने। हिमाचल यूटीज बना अलग, ये राज्य बना। ये बाद में 1971 में जाके राज्य का दर्जा इसको मिलता है। एक समिति आती है सरदार हुकुम सिंह समिति, जो कि 1965 में आती है, जो भाषाई आधार पे हरियाणा को करती है। और इसकी सीमा निर्धारित हरियाणा की कौन सा कमीशन करता है? तो वो शाह कमीशन करता है। और इसकी राजधानी हरियाणा की बनती है चंडीगढ़, जो कि शेयर्ड कैपिटल होती है पंजाब और किसकी? हरियाणा की। और हरियाणा पंजाब का जो हिंदी भाषी क्षेत्र होता है, हिंदी स्पीकिंग एरिया होता है, उसी से ये अलग हुआ होता है। मतलब उसी एरिया में हरियाणा बन जाता है। और जो हिली रीजन होता है, पहाड़ी एरिया होता है पंजाब का, वो क्या बन जाता है? हिमाचल प्रदेश बन जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों राज्यों का जो फॉर्मेशन हुआ था और भाषाई आधार पे भी होता है और दूसरा सांस्कृतिक आधार पे भी होता है। और हिमाचल में एक तरह से देखें तो भौगोलिक आधार तो था ही, बट स्पेशली ये भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे इन दोनों का होता है। कब? 1 नवंबर 1966 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिस्थिति एवं भूमिका के विश्लेषण में भूमिका पुंज की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने किया प्रतिपादित? R.K. मर्टन ने। R.K. मर्टन। परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल सेट। रोल सेट क्या होता है? तो रोल सेट जो है, ये समाज में कई प्रकार की भूमिकाओं का समूह होता है। रोल सेट कई प्रकार की भूमिकाओं का समूह होता है। जैसे कि एक लड़का है, ये पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है, एक कर्मचारी भी है। सब जगह इसकी अलग अलग भूमिका है। कई भूमिकाओं का समूह एक ही व्यक्ति है, रोल सेट। इसकी अवधारणा किसने दी है? R.K. मर्टन ने दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में राष्ट्र निर्माण में R. वेंडिक्स ने किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण एकात्म स्थापित करने वाला बताया है? R. वेंडिक्स ने राष्ट्र निर्माण के लिए किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण बताया है? तो किससे बताया है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को। वैसे ब्यूरोक्रेसी की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर लेकर के आते हैं अपनी तार्किक सत्ता समझाने में। वो तार्किक सत्ता, वो सत्ता की परिभाषा देते हैं ना मैक्स वेबर, तो उसमें जो तार्किक सत्ता है उसके अंतर्गत ये नौकरशाही को लाते हैं और नौकरशाही की अवधारणा डिटेल में बताते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्र निर्माण में किस संस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? किसके अनुसार? तो R. वेंडिक्स के अनुसार। वो कहते हैं कि महत्वपूर्ण एकात्म के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पता ही है कि नौकरशाही मीन्स कि अखिल भारतीय सेवा। जो अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS, IFS, ये जितनी सारी सेवाएं हैं अखिल भारतीय मीन्स कि पूरे इंडिया में है। अब जो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अलग अलग राज्य में इनका वो हो रहा है, मतलब अलग अलग राज्य में इनकी ड्यूटी है, सबका अपना। ये मतलब बिहार वाला यूपी में चला जा रहा है, साउथ वाले आ जा रहे हैं इधर बिहार में, हरियाणा में। तो ये कहीं भी जा रहे हैं, केंद्र द्वारा नियंत्रित है, राज्य में कर रहे हैं, वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। तो इससे क्या होता है?
एकात्मकता मीन्स कि इंटीग्रेशन स्थापित होता है, एकता स्थापित होती है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए आर बेंडिक्स ने थ्योरी दी कि सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो नौकरशाही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। सोशल एक्शन कि सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल एक्शन, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है इसी का समाजशास्त्र अध्ययन करता है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति है, इसको बातचीत करनी है किससे किससे, तो 2 से कम ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी ये सामाजिक क्रिया होगी। मतलब एक कर्ता है तो कर्ता के उन स्वचेतन एवं उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से है जिसके केंद्र में अन्य व्यक्ति या कर्ता होता है। मतलब ये कर्ता है, इसको बातचीत करनी है, क्या करनी है, क्या इसमें चेतना रखनी है, तो अन्य व्यक्ति आएंगे उससे ये बात करेगा, उससे इसका मतलब निकलेगा। और मैक्स वेबर बताते भी हैं कि जो सामाजिक क्रिया है ये समाज में 4 प्रकार से होती है, संचालित होती है। एक बौद्धिक सामाजिक क्रिया, मूल्यात्मक तार्किक सामाजिक क्रिया, एक भावात्मक सामाजिक क्रिया, चौथी परंपरागत सामाजिक क्रिया। 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया के बारे में बताते हैं। पहली जो सामाजिक क्रिया बताते हैं ना, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया मीन्स कि मेहनत करके परीक्षा पास करना, मेहनत से परीक्षा पास करना। सेकंड जो है वो मूल्यात्मक तार्किक क्रिया मीन्स कि दान देना, बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करना। ये सारी क्रियाएं जो समाज में होती हैं ये इनकी मूल्यात्मक तार्किक सामाजिक क्रिया है वेबर के अनुसार। तीसरी होती है भावात्मक सामाजिक क्रिया, मीन्स कि इसमें हमारा घृणा भी आ सकता है, प्रेम भी आ सकता है, राग द्वेष सारी चीज़ें आ सकती हैं। और इसके आने के फलस्वरूप जो क्रिया होती है वो क्या होती है? भावात्मक सामाजिक क्रिया। जैसे हमें किसी से गुस्सा आ रहा है, मतलब घृणा है, तो हम उसको गाली दे रहे हैं, तो ये भी एक सामाजिक क्रिया है मैक्स वेबर के अनुसार। लेकिन कौन सी सामाजिक क्रिया? तो भावात्मक सामाजिक क्रिया। हमें मतलब प्रेम से की गई जो सामाजिक क्रिया है मीन्स कि जैसे किसी को हम गले लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? भावात्मक सामाजिक क्रिया। मीन्स कि गाली देना, गले लगाना दोनों सामाजिक क्रिया हैं भावात्मक, लेकिन दोनों में एक में घृणा का वो आ जा रहा है, एक में प्रेम का आ जा रहा है। एंड चौथी सामाजिक क्रिया इन्होंने बताई परंपरागत सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर ने। जो परंपरागत सामाजिक क्रिया होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, पीढ़ीगत चलती रहती है। और व्यक्ति जो परंपरागत चला आ रहा होता है उसी को एक व्यक्ति अपनाता है, वो खुद पालन करता है, फिर वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि प्रणाम करना बड़ों को, पूजा करना, ये सारी चीज़ें हमारी परंपरागत सामाजिक क्रिया हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नगर में समितियों का निर्माण, इसमें कथन है और कारक दिया गया है। तो इसमें कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है कि नगर जो है बहुसंख्य समितियों से विशेषीकृत होते हैं। सिटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ एसोसिएशन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है समितियां नगर का सृजन करती हैं। हम देखेंगे कि नगर में बहुसंख्य समितियों से मतलब नगर जो है विशेषीकृत होता है। ये बात तो सही है भाई, काफ़ी सारे एसोसिएशंस हमारे सिटीज़ में होते हैं जिससे हमारे मतलब काफ़ी सारे ऐसे मतलब सामाजिक काम जो होते हैं इसी के माध्यम से चलते हैं। काफ़ी सारे कानून हैं जो इसी के माध्यम से इम्प्लीमेंट भी होते हैं। मतलब ये लोग दबाव डालते हैं हमारे राजनीतिक संस्थाओं पे, हर चीज़ों पे। तो एसोसिएशंस तो होते हैं सिटीज़ में, तभी इनका विकास होता है सिटीज़ का। एंड तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि समितियां नगर का सृजन करती हैं। ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि समितियां नगर का सृजन नहीं करती हैं, समितियां खुद ही सृजित होती हैं भाई नगर में। नगर तो ऑलरेडी है, नगर तो पहले से ही रहेगा, इसके अंदर समितियां बनेंगी। नगर है, नगर के अंदर ये समिति बनेगी, ना कि समिति बन के नगर बनाएगी। पहले समिति आएगी, पहले नगर रहेगा उसमें समिति आएगी। तो कह सकते हैं स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए था कि नगर में समितियों का सृजन होता है। तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही है। तो ए सही है और बी जो है आर जो है वो गलत है।
सेकंड क्वेश्चन हमारा है, संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी ऑफ कल्चर, ये किसने दिया है? तो बी मैलिनोस्की ने दिया है। संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत होता क्या है? तो इसमें मतलब मैलिनोस्की कहते हैं कि संस्कृति मीन्स कि उसका उदाहरण ले सकते हैं धर्म से। संस्कृति का उदाहरण धर्म हो गया, जो कि समाज में सहयोग प्रदान करता है। धर्म संस्कृति जो है ये समाज में सहयोग के लिए मतलब सहयोग प्रदान करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रकारवादी शब्द आ गया, जहाँ पे भी प्रकारवादी शब्द आए वहाँ पे सहयोग अपने आप से आ जाता है। तो मैलिनोस्की कहते हैं कि जो संस्कृति है, धर्म है, ये समाज की कई समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध क्या होगा ये निर्धारित करता है कि हम उसके रिश्ते में क्या है, वो क्या है। ये हमसे बड़े हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे, छोटे हैं स्नेह करेंगे, हम इनका रेस्पेक्ट करेंगे। ये हमारा जो हमसे छोटा हमारा रेस्पेक्ट करेगा, मतलब सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। सबके बीच में क्या रिश्ते हैं ये संस्कृति निर्धारण करती है। मनुष्य और गैर मनुष्य के बीच में क्या संबंध होगा वो संस्कृति निर्धारण करती है। तो ये थ्योरी किसने दी? बी मैलिनोस्की ने संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत दिया, और उसमें इन्होंने कहा कि संस्कृति समाज में सहयोग प्रदान करती है, जो समाज की निरंतरता के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन कि समूहों का अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया? समाज में 2 समूह होते हैं, तो कहते हैं कि समूहों का जो अंतः समूह है और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया? तो ये भाई किया है W.G. समनर ने। हम देख लेते हैं कि अंतः समूह और बाह्य समूह होता क्या है। तो जो अंतः समूह होता है ये होता है मीन्स कि ऐसा एक सामाजिक समूह जो फील करता है, अस का फील करता है। अस मीन्स कि एक साथ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजियस ग्रुप, स्पोर्ट टीम, फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ये सारे अस की जो फीलिंग है इसके अंतर्गत आ गए। मीन्स कि इन ग्रुप अंतः समूह में आ गए। जैसे कि मान लो गेम हो रहा है, स्पोर्ट्स टीम है, इंडिया की टीम है, ये स्पोर्ट टीम ये इंडिया की है। अब हम भाई इंडिया की टीम का वो मान रहे हैं अपने आप को कि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया की टीम का अपने आप को हिस्सा मान रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? अंतः समूह हो गया। जो इस टीम के साथ अगला खेल रहा है, मान लो साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, तो हमारे लिए बाह्य समूह हो गया। बाह्य समूह जो होता है वो रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, इन सब चीज़ पे आधारित होता है। हम कह सकते हैं कि जो अंतः समूह होता है उसके लिए हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और जो हमारा बाह्य समूह होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जैसे क्या, हम टीम इंडिया की तरफ से अपने आप को ले रहे हैं तब सोचेंगे भाई हमारी टीम जीते, मीन्स कि पॉजिटिव एटीट्यूड। अब अगली वाली हम जीतेंगे तो अगली वाली भाई हारे तो निगेटिव एटीट्यूड। यानी कि व्यक्ति का पहले से ही दृष्टिकोण जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो पॉजिटिव होता है अपने समूह अंतः समूह के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उसके लिए अस की फीलिंग आए। बाह्य समूह मीन्स कि जिसके लिए देम की फीलिंग आए, हम अपने से जिसको अलग मानते हैं। इस रिलीजियस ग्रुप होता है। ओके, तो हमने देखा अपना क्वेश्चन और उसका एनालिसिस भी देखा। अब एक क्वेश्चन के बेस पे हमारे कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। सो फ्रेंड्स, कल से हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।